वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर का ऑनर्स या फिर मेजर में फिज़िकल पार्ट में जो क्वांटम केमिस्ट्री चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वांटम केमिस्ट्री जो चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और हायर लेवल जैसे कि एमएससी एंट्रेंसेस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो क्वांटम के बेसिक्स जो सब है वो अभी बीएससी के 5th सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सो हाउ क्वांटम मैकेनिक्स केम इनटू पिक्चर, पहले हम लोग का था क्लासिकल मैकेनिक्स जो मेनली न्यूटोनियन रूल्स से या फिर न्यूटोनियन लॉज से गवर्न करता था। तो साइंटिस्ट न्यूटन थे, उन्होंने जो सब लॉज इंट्रोड्यूस किए थे उससे हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मेनली हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री पिक्चर में आया। सो क्वांटम केमिस्ट्री के स्टडीज़ में ये 3 रिनाउंड साइंटिस्ट्स हैं जिनका नाम हम लोग सबको पता है। सो 3 पायनियर साइंटिस्ट्स इन द फील्ड ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। पहले है हम लोग का मैक्स बॉर्न, उसके बाद हेज़नबर्ग एंड देन श्रोडिंजर। श्रोडिंजर का नाम सब लोगों ने सुना है। सो तीनों साइंटिस्ट ही हम लोग का फिजिसिस्ट्स थे, बट मैक्स बॉर्न और हेज़नबर्ग का जो क्वांटम मैकेनिक्स का स्टडीज़ था वो मेनली बेस्ड था अपॉन मैट्रिक्स मैकेनिक्स। सो वो फिजिसिस्ट्स का ज़्यादा काम आता है, हम लोग का केमिस्ट्स का काम आता है मेनली द स्टडीज़ विच आर डन बाय श्रोडिंजर। सो श्रोडिंजर का स्टडीज़ या फिर श्रोडिंजर इक्वेशन हम लोग केमिस्ट्स इनसे फेमिलियर है। सो व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स केम इनटू पिक्चर, क्लासिकल मैकेनिक्स जो था, क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग को ये बताता था कि एक पार्टिकल जो होता है उसका मूवमेंट का जो ट्रैजेक्टरी होता है, ट्रैजेक्टरी मीन्स मूवमेंट के दौरान वो जो पाथ ट्रेवर्स करता है या फिर पाथ ट्रेवल करता है वो हम लोग एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। बट बाद में फ्रॉम 2 प्रिंसिपल्स नेमली हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल and dual nature of matter जो कि हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय डी ब्रोगली। सो ये दोनों प्रिंसिपल्स से हम लोग को पता चलता है कि एक पार्टिकल का वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहता है इन एडिशन टू पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हम लोग ये बता सकते हैं कि एक पार्टिकल का पोजीशन एंड वेलोसिटी या फिर मोमेंटम, क्योंकि पार्टिकल का मास भी होता है, सो अगर इसका वेलोसिटी रहे तो मोमेंटम भी रहेगा। सो पोजीशन एंड वेलोसिटी हम लोग साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग एक पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम डिटरमाइन नहीं कर पाते तो हम लोग इसका पाथ या फिर ट्रैजेक्टरी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स का ये एग्जैक्ट पाथ का डेफिनेशन खारिज हो गया और हम लोग को एक नया डेफिनेशन दिया गया या फिर नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड अपॉन दिस 2 प्रिंसिपल्स। इसका बेसिस, क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस कैसे आया वो अगर इन डिटेल्स जानना है तो मेरा बीएससी 1st सेमेस्टर का जो सब वीडियोस हैं ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर वो आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। सो क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग को सिर्फ एक आइडिया देता है कि वो पार्टिकल
एक अगर सिस्टम में एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का वेरियस लोकेशंस में होने का पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी कितना है। सो क्वांटम मैकेनिक्स gives us an idea on the probabilities or possibilities of finding a particle at various positions in space। तो हम लोग जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला कि एक पार्टिकल का वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, इसलिए हम लोग डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि एक टाइम में एक पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होगा इन स्पेस। सो हम लोग सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है एक पार्टिकल, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक एन वेव। सो क्वांटम मैकेनिक्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट दैट। सो क्वांटम का बेसिस है डुअल नेचर ऑफ मैटर, सो हम लोग बोलते हैं कि रेदर देन ट्रेवलिंग ए डेफिनिट पाथ, एक पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है वो डेफिनिट पाथ नहीं होगा कभी भी, वो पाथ हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। हम लोग ये बोलते हैं कि ए पार्टिकल is distributed through space like a wave। सो एक वेव की तरह एक पार्टिकल एक स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। हम लोग कोई डेफिनिट पाथ या फिर ट्रैजेक्टरी इसके लिए डिफाइन नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो इस ट्रैजेक्टरी या फिर ये पाथ को डिफाइन करने के लिए या फिर एक पार्टिकल का पोजीशन या फिर लोकेशन एक स्पेस में डिनोट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो उस फंक्शन का नाम दिया जाता है वेव फंक्शन और उसका सिंबल होता है साई। सो वेव फंक्शन डिफाइन करता है एक पार्टिकल का पोजीशन या फिर लोकेशन क्या होगा एट ए पर्टिकुलर टाइम इन स्पेस। सो वी कैन से द स्टेट ऑफ ए सिस्टम is defined by the function psi known as wave function। और ये वेव फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये वेव फंक्शन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर टाइम t, इस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। सो कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का साई। सो साई इज ए फंक्शन ऑफ द coordinates of the particle and the time। तो हम लोग बोल सकते हैं psi is a function of, अगर
आर वेक्टर है कोऑर्डिनेट वेक्टर, सो साई इज अ फंक्शन ऑफ आर वेक्टर एंड टी विच इज टाइम। सो अगर एक पार्टिकल मूव करें अलोंग वन डायमेंशन, सो ये साई जो होगा वो फंक्शन होगा आइदर एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन के अलोंग जब मूव करता है एक पार्टिकल। मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मूव कर रहा है एक पार्टिकल, सो साई विल बी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। अगर वाई एक्सिस के अलोंग मूव करे तो वाई एंड टी के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर जेड एक्सिस के अलोंग मूवमेंट करे तो जेड एंड टी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूवमेंट करे तो ये साई होगा फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड एंड टी। सो ये हम लोग एक पार्टिकल के लिए बोल रहे हैं, फॉर वन पार्टिकल ओनली। अगर एक सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहा और फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम लोग का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, सेकेंड पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, थर्ड पार्टिकल के लिए हम लोग का कोऑर्डिनेट है x3, y3, z3 एंड सो ऑन, एंड nth पार्टिकल के लिए हम लोग का कोऑर्डिनेट है xn, yn, zn। सो हम लोग लिख सकते हैं द वेव फंक्शन साई विल बी अ फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 likewise up to xn, then y1, y2, y3 likewise up to yn, then z1, z2, z3 likewise up to zn and the time t। सो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम लोग वेव फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं जो हर एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करेगा और टाइम t के ऊपर डिपेंड करेगा। सो नाउ वी हैव टू स्टडी द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो देयर आर अ नंबर ऑफ पोस्टुलेट्स, हम लोग वन बाय वन सब पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट सेज दैट एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का स्टेट हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द फंक्शन साई which depends upon the coordinate vector and the time t, और इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन। तो जो हम लोग अभी तक डिस्कस करते आए हैं वही यहाँ पे बोला गया है कि एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का स्टेट डिफाइन करते हैं बाय दिस फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट वेक्टर एंड द टाइम t, एंड दिस फंक्शन इज नोन एज द वेव फंक्शन। सेकेंड पोस्टुलेट में ये बोला गया है कि द वेव फंक्शन साई और उसका जो सब डेरिवेटिव्स है सब कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो वन बाय वन हर एक क्राइटेरिया हम लोग समझेंगे क्यों ऐसा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेव फंक्शन साई जो है और उसका हर एक डेरिवेटिव, उसका मतलब क्या है, साई देन डी साई डी एक्स। अगर एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है सो उसका डेरिवेटिव, वेव फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, देन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, third derivative of the wave function with respect to x and so on. So हर एक derivative और the wave function also should be finite, single valued and continuous. तो उसका मतलब क्या है, उसके लिए हम लोग को एक चीज़ पहले समझना पड़ेगा, that is the probability. So ये probability क्या है, ये probability हम लोग को बताता है कि स्पेस में एक पार्टिकल को ढूंढने का या फिर मिलने का चांसेस कितना रहता है एक पर्टिकुलर टाइम में। मान लीजिए कि एक सिस्टम है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो एक पर्टिकुलर टाइम t में
ये पार्टिकल यहाँ पे ही रहेगा, इस सर्कल किया हुआ पोजीशन के अंदर ही रहेगा, उसका चांसेस कितना है, दैट इज़ डिफाइंड बाय द टर्म प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग फ्रैक्शन में डिनोट करें तो ये 0 to 1 के अंदर रहेगा। अगर हम लोग इसको परसेंटेज में डिनोट करें तो ये प्रोबेबिलिटी 0 to 100 के बीच में रहेगा। सो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे इस पार्टिकल का मिलने का चांसेस में भी 30% हो सकता है या फिर 33% हो सकता है। अगर लिखे 33.33 देन वी कैन राइट इट इज 1/3। 50% हो सकता है या फिर 1/2 या फिर 25% हो सकता है 1/4 एंड सो ऑन। सो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि एक पार्टिकल का चांसेस कितना है एक पोजीशन में मिलने का। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए वेव फंक्शन। सो देयर इज ए एक्सप्रेशन which helps us in determining this। तो ये एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन ओवर द होल स्पेस। यहाँ पे -∞ to +∞ मैंने लिखा है ये समझाने के लिए कि यहाँ पे वेव फंक्शन का जो डोमेन है वो -∞ से +∞ तक है। इसका मतलब ये है हम लोग को इंटीग्रेशन करना है ओवर द होल स्पेस, जितना स्पेस में ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। साई स्टार साई डी टाउ इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर ये वेव फंक्शन का लिमिट रहे फ्रॉम, मान लीजिए एक बॉक्स है जिसका लेंथ है फ्रॉम 0 to L, तो हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे फ्रॉम 0 to L। अगर एक बॉक्स है जिसका लेंथ है फ्रॉम -L to +L, तो हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे फ्रॉम -L to +L। इन शॉर्ट हम लोग को ओवर द होल स्पेस इंटीग्रेशन करना है। ऐसे करके हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर ये वेव फंक्शन फाइनाइट नहीं होके इनफाइनाइट हुआ तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इज इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस साई स्टार साई डी टाउ। तो अगर वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो गया तो प्रोबेबिलिटी भी इनफाइनाइट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट होना कोई मीनिंग ही नहीं रखता। क्यों मीनिंग नहीं रखता, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल को एक सिस्टम में, मान लीजिए एक सिस्टम है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे इसका मिलने का चांसेस इनफाइनाइट है एट एनी टाइम। इसका मतलब क्या है, एट एनी टाइम हम लोग आके अगर देखें इस पार्टिकल को, ये यहाँ पर ही रहेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मिलने का इस पार्टिकल को यहाँ पे इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट है मतलब चांसेस इन्फिनिटी है कि हम लोग को ये पार्टिकल यहाँ पे मिलेगा। अगर चांसेस इन्फिनिटी है कि हम लोग को पार्टिकल यहाँ पे मिलेगा, उसका मतलब ये होगा कि ये पार्टिकल हमेशा यहाँ पे ही रहेगा, कहीं मूव नहीं कर रहा है। अगर ये पार्टिकल हमेशा यही रहता है तभी इसका चांसेस होगा मिलने का, इनफाइनाइट होने का। तो अगर ये पार्टिकल कहीं मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर ही रह रहा है, तो ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा है। और अगर वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा है तो वेव फंक्शन होने का कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। सो अगर वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा है, वेव फंक्शन ही मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसलिए वेव फंक्शन शुड ऑलवेज बी फाइनाइट। नेक्स्ट है सिंगल वैल्यूड। सो ए फंक्शन शुड ऑलवेज बी सिंगल वैल्यूड। तो अगर एक फंक्शन का डबल वैल्यू रहे या फिर ट्रिपल वैल्यू रहे, 3 वैल्यू 4 वैल्यू रहे, तो इसका प्रोबेबिलिटी भी 3 भी 4 5 ऐसे होगा। अगर वे एक वेव फंक्शन का 2 वैल्यू रहे तो इसका प्रोबेबिलिटी भी 2 आएगा। 2 चांस हो सकता है, 28
पॉइंट में इसका मिलने का चांसेस 2 हो सकता है, जैसे कि 20% एंड 50%. सो दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. 2 चांसेस कभी भी नहीं हो सकता है एट द सेम टाइम एट द सेम पोजिशन एक पार्टिकल को मिलने का. सो a particle should always be single valued. It cannot be more than one value. continuous होना चाहिए क्योंकि एक फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हर एक पोजीशन में सेम नहीं रहा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सब फुलफिल नहीं करेगा. इसलिए हमेशा left hand limit should be equals to right hand limit, that is a function should always be continuous. So ये 3 क्राइटेरिया एक वेव फंक्शन को मीट करना पड़ेगा for a function to be a acceptable wave function. So यहाँ पे 3 प्लॉट दिया गया है. ऐसे हम लोग को एग्ज़ाम में डिफरेंट प्लॉट्स दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि which of the following plots satisfies the criteria of being a wave function. तो हम लोग को ये 3 क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि ये प्लॉट्स फुलफिल करता है कि नहीं. अगर करता है देन द प्लॉट कैन बी अ प्लॉट ऑफ ए वेव फंक्शन. अगर कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है देन द प्लॉट कैन नॉट बी अ प्लॉट ऑफ ए वेव फंक्शन. सो यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग साई या फिर वेव फंक्शन प्लॉट किया गया है एंड अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्टेंस प्लॉट किया गया है. सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट में या फिर इस पोजीशन में ये फंक्शन ब्रेक हो गया है. सो दिस इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट. तो ये वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है एक पॉइंट में. So this cannot be the plot of a wave function. Similarly, यहाँ पे ये पॉइंट में प्लॉट कॉन्टिन्यूअस नहीं है. यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, इसलिए ये फंक्शन भी एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे इस पोजीशन में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे वेव फंक्शन का ये एक वैल्यू है, यहाँ पे ये एक वैल्यू है और यहाँ पे ये एक वैल्यू है. सो सेम पोजीशन के लिए हम लोग 3 वेव फंक्शन का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है. सो ये सिंगल वैल्यूड नहीं हुआ, इसलिए ये फंक्शन भी वेव फंक्शन नहीं हो सकता. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये फंक्शन इनफाइनाइट है, इसका कोई एंड नहीं है, ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट नहीं है, इसलिए ये फंक्शन भी वेव फंक्शन नहीं हो पाएगा. सो ऐसे हम लोग को डिसाइड करना है कि प्लॉट्स कोई भी प्लॉट वेव फंक्शन हो पाएगा या नहीं. अगर वो 3 क्राइटेरिया फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूअस, ये 3 क्राइटेरिया अगर मीट कर ले तो एक प्लॉट वेव फंक्शन हो सकता है. अगर कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करे तो एक फंक्शन वेव फंक्शन नहीं हो पाएगा. सो नेक्स्ट पोस्टुलेट में ये बोला गया है कि एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन हम लोग का एक सिस्टम का 100% इंफॉर्मेशन दे सकता है. और 100% इंफॉर्मेशन तभी एक वेव फंक्शन दे सकता है जब वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो. सो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होने के लिए ये एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू 1. सो अगर साई इज नॉर्मलाइज्ड, इफ साई is normalized, then integration over the whole space psi star psi d tau will be equals to 1. What is psi star? Psi star is the complex conjugate of the wave function. Complex numbers हम लोग सभी को पता है, x plus i आयोटा था और ये i y कॉम्प्लेक्स पार्ट था.
ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। सो ऐसे ही मोस्ट ऑफ द वेव फंक्शन का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट रहता है। सो इसलिए हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय इट्स नॉर्मल वैल्यू into d tau. D tau is called the volume element. ये हम लोग प्रोबेबिलिटी के टाइम में भी देखे थे। सो वॉल्यूम एलिमेंट मतलब अगर वन डायमेंशनल सिस्टम हम लोगों ने लिया है और एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो हम लोग का वॉल्यूम एलिमेंट होगा dx। अगर y एक्सिस के अलोंग मूव करता है देन वॉल्यूम एलिमेंट विल बी dy। अगर z एक्सिस के अलोंग मूव करता है देन वॉल्यूम एलिमेंट विल बी dz। ऐसे ही 2D सिस्टम के लिए क्या होगा? 2D सिस्टम के लिए इट कैन बी dx dy और dy dz और dz dx। और 3D सिस्टम के लिए हम लोग का होगा dx dy dz। सो हर एक सिस्टम का एक वॉल्यूम एलिमेंट होता है। मैं हर एक वॉल्यूम एलिमेंट को डिस्कस करूँगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो आप लोग देखते रहिएगा। सो इंटीग्रेशन ओवर द होल स्पेस of complex conjugate into the normal wave function into the volume element should be equals to 1 when the wave function psi is normalized. अगर इस psi का कोई complex conjugate ना रहे तो क्या होगा? psi star will be equals to psi, then we will get minus infinity to plus infinity, psi star will be equals to psi. So psi into psi will be equals to psi square, then d tau will be equals to 1. So normalized क्या होता है? normalization क्या है? Let's discuss this. So according to Max Born, normalization हम लोग को गारंटी करता है कि एक पार्टिकल का probability existing over all the space is 100%. अगर एक फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो, if psi is a wave function which is normalized, then if we take its probability over the whole space, then it will come out to be 100%. इसका मतलब ये है कि psi star psi का कर्व जो होगा इसके अंडर जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये है कि एक पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज्ड हो तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल इन ऑल स्पेस विल बी इक्वल्स टू 100%। तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते कैसे हैं? एक वेव फंक्शन है psi, अगर ये नॉर्मलाइज्ड नहीं हुआ तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, या फिर अगर ये नॉर्मलाइज्ड हुआ तो हम लोग निकालते कैसे हैं या फिर समझेंगे कैसे कि ये नॉर्मलाइज्ड है। अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हुआ, हम लोग को अगर चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी या फिर जो भी हम लोग का लिमिट रहे ऑफ द सिस्टम ओवर द होल स्पेस, हम लोग को psi स्टार psi d tau निकालना है। अगर ये 1 के इक्वल आया तो हम लोग समझेंगे कि ये फंक्शन जो है psi दिस इज़ नॉर्मलाइज्ड, और अगर ये 1 के इक्वल नहीं आया तो हम लोग समझेंगे कि ये फंक्शन वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई द वेव फंक्शन with some constant which is known as normalization constant.
सो ये नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मेड भी सेमिस्टर एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सब के लिए ये नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है इस कॉन्सेप्ट से। तो अगर एक वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस वेव फंक्शन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए वेव फंक्शन है हम लोग का साई, इसको हम लोग एक कांस्टेंट कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन ओवर द होल स्पेस n psi स्टार n psi d tau एंड विल मेक इट इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम लोग n जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद निकालने के बाद जब हम लोग इस n को मल्टीप्लाई कर देंगे वेव फंक्शन से तो वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -∞ टू +∞, सिंस n इज़ ए कांस्टेंट तो इसका कॉन्जुगेट भी n ही रहेगा, psi स्टार n psi d tau will be equals to 1। यहाँ से -∞ टू +∞, n स्क्वायर psi स्टार psi d tau is 1। यहाँ से हम लोग अगर निकाल ले n स्क्वायर को बाहर, psi स्टार psi d tau will be equals to 1। यहाँ से हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें, सो विल गेट -∞ टू +∞ psi स्टार psi d tau। सो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। निकालने के बाद हम लोग वेव फंक्शन psi जो था, जो अननॉर्मलाइज था, उसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हम लोग का वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। सो लाइक दिस वी कैन evaluate normalization constant and we can normalize a wave function. So this is very important in the view of examination point. Next postulate हम लोग का आता है, यहाँ पे बोला गया है कि हर एक क्लासिकल ऑपरेटर या फिर क्लासिकल ऑब्जर्वेबल के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर रहता है। सो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है लाइक मोमेंटम, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, सो हर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए इन क्लासिकल मैकेनिक्स there exist some operator in quantum mechanics which are known as quantum mechanical operator. So quantum mechanics में momentum के लिए भी एक operator exist करता है, kinetic energy के लिए भी exist करता है, potential energy के लिए भी exist करता है। ऐसे हर एक classical mechanics का जो सब physical properties है, सब के लिए quantum mechanics में एक operator exist करता है। हम लोग इन consecutive videos operators को लेके discuss करेंगे। सो नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है उसमें बताया गया है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो सब ऑपरेटर्स रहता है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का हर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है, वो हार्मिशियन होता है। सो हर एक क्लासिकल मैकेनिक्स का ऑब्जर्वेबल के लिए एक ऑपरेटर रहता है क्वांटम मैकेनिक्स में, और वो हार्मिशियन होता है इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो हार्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इन अलग वीडियो। एक ऑपरेटर अगर हार्मिशियन होता है तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो सेटिस्फाई करता है। सो नेक्स्ट पोस्टुलेट में बोला गया है कि हर एक ऑब्जर्वेबल के लिए एक ऑपरेटर रहता है, और वो ऑपरेटर जब एक वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है तब हम लोग को एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है दैट इज़ क्वांटिफाइबल और दैट हैज़ ए फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू एंड इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। सो एक ऑपरेटर को हम लोग अगर एक वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करें तो हम लोग अगर एक कांस्टेंट
मल्टीप्लाइड बाय द सेम वेव फंक्शन अगर हम लोग को मिले, सो ये ऑपरेटर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और हम लोग तब इस फंक्शन को बोलेंगे आइगन फंक्शन और इस कांस्टेंट वैल्यू को बोलेंगे आइगन वैल्यू। सो मैं एक एग्जांपल लेके इसको क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक वेव फंक्शन ले लेते हैं साई इक्वल्स टू साइन ए एक्स और एक ऑपरेटर लेते हैं डी डी एक्स। अगर हम लोग इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करें, देन वी विल गेट डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, सो वी विल गेट ए कॉस ए एक्स। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाइड है वेव फंक्शन, लेकिन ये वेव फंक्शन ओरिजिनल वेव फंक्शन से मैच नहीं कर रहा है, कुछ अलग ही वेव फंक्शन आ गया है हम लोग का। सो दिस डज नॉट सेटिस्फाई द आइगन वैल्यू इक्वेशन। अगर हम लोग और एक ऑपरेटर लें डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और सेम वेव फंक्शन लें साइन ए एक्स, और अभी हम लोग अगर इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन ए एक्स, सो वी कैन राइट डी डी एक्स of डी डी एक्स of sin ax, so we can say डी डी एक्स of a cos ax, और we can say cos ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये a बाहर आ जाएगा, cos ax का डिफरेंशिएशन करने से हो जाएगा माइनस a साइन ए एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस ऑपरेटर को डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को जब हम लोग साइन ए एक्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो हम लोग को एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द सेम वेव फंक्शन ही मिल रहा है, दैट इज साइन ए एक्स। सो दिस सेटिस्फाइज द आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे साइन ए एक्स जो है वो आइगन फंक्शन है और माइनस ए स्क्वायर जो है वो आइगन वैल्यू है। सो लास्ट पोस्टुलेट जो है यहाँ पे बोला गया है कि एक सिस्टम को अगर डिफाइन करें बाय ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई और एक ऑपरेटर अगर रहे ए कैप, तो हम लोग को अगर इस ऑपरेटर का एवरेज वैल्यू निकालना है तो वो एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं द एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल ए। सो ऑपरेटर ए का एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग इट ओवर द होल स्पेस, देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, देन द ऑब्जर्वेबल मल्टीप्लाइड बाय द वेव फंक्शन एंड द वॉल्यूम एलिमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंट सिस्टम के लिए वॉल्यूम एलिमेंट क्या क्या होता है। सो ये सिस्टम्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे सब सिस्टम्स को, अभी आप लोग रेलेवेंट नहीं भी हो सकते हैं इस सिस्टम्स से। सिर्फ नाम जान लीजिए कि एक पार्टिकल इन ए बॉक्स रहता है एक सिस्टम, वो पार्टिकल इन ए बॉक्स अगर वो बॉक्स वन डायमेंशनल बॉक्स हुआ तो फिर वॉल्यूम एलिमेंट हम लोग अगर एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है पार्टिकल देन वी टेक डी एक्स, अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है देन वी टेक डी वाई, और अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है देन वी टेक डी जेड। अगर वो बॉक्स 2D बॉक्स हुआ तो हम लोग डी एक्स डी वाई, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो डी एक्स डी वाई लेते हैं, अगर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो डी वाई डी जेड लेते हैं या फिर डी जेड डी एक्स लेते हैं। और वो बॉक्स अगर 3D बॉक्स हुआ देन वी टेक द वॉल्यूम एलिमेंट एज डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर एक सिस्टम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हुआ जिसको SHO भी बोलते हैं, सो उसका वॉल्यूम एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम एज पार्टिकल इन अ बॉक्स रहता है। अगर 1D SHO हुआ तो हम लोग dx या फिर dy या फिर dz वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं। अगर 2D SHO हुआ
तो फिर हम लोग डी एक्स डी वाई या फिर डी वाई डी जेड या फिर डी जेड डी एक्स वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं। अगर 3D SHO हुआ तो फिर डी एक्स डी वाई डी जेड वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं। अनदर सिस्टम इज रिजिड रोटर। इसके लिए हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं फ्रॉम 0 to 2 पाई डी फाई। फाई इज एन एंगल। जब हम लोग रिजिड रोटर पढ़ेंगे तब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन एटॉम के लिए हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं 4 पाई इंटीग्रेशन r इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी r स्क्वायर डी आर। सो ये सब वॉल्यूम एलिमेंट जो है हम लोग को याद रखना है, क्योंकि ये सब वॉल्यूम एलिमेंट बहुत यूज़फुल रहता है जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल्स करते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये वॉल्यूम एलिमेंट तब हम लोग को ज़रूरी होता है, इसलिए ये वॉल्यूम एलिमेंट्स सब आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेमिस्टर एग्ज़ाम्स के लिए क्या होता है, हम लोग इन डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप हर एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो सब पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए बहुत ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ता है, शॉर्टकट्स अप्लाई करना पड़ता है, ताकि हम लोग इजीली इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम आंसर निकाल सकें। तो यहाँ पे इस चैनल में मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता दूँगी जो क्वांटम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे इन एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।